हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बी नॉर्मल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी सेक्शन 29। सबसे पहले तो मैं आपको पहले इस चैप्टर के कुछ बारे में बताता हूँ कि चैप्टर क्यों आया, क्या है, कैसा है। आज से पहले ना आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट क्लास 11th में, याद होगा आपको। यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ बनाते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा बैलेंस शीट। फिर इसके बाद से हम लोग, जब ये प्रोप्राइटरशिप था, जब हम पार्टनरशिप में जाते थे, फिर हम लोग पढ़ते थे फाइनल अकाउंट। वहाँ पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बाद आता था कंपनी, जो आप लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास 2 चैप्टर में। मैंने आपको पढ़ाया था इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर। तो कंपनी में भी ना फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है। कंपनी में भी फाइनल अकाउंट बनता है। तो ये दोनों आपको मैंने पिछले 11th में इसको पढ़ाया, 12th में इसको पढ़ाया था शुरू में, फिर यहाँ पे अब मैं कंपनी में हूँ। तो इस चैप्टर को लाने का पर्पस क्या है कि इस कहानी में बैलेंस शीट जैसा होता है, यहाँ पे भी वही बैलेंस शीट बनता है। लेकिन जैसे ही कंपनी चैप्टर आता है ना, तो वहाँ का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदल जाता है, ऐसा सेक्शन 129 कहता है। तो हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी सीखने का मकसद है कि हम लोग अपने कंपनी में जो भी अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं और किस अकाउंट्स को चेंज किया गया है इन द चैप्टर ऑफ कंपनी। तो आपको ये पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी किस लिए पढ़ा जा रहा है। सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाते थे। कोई पूछ दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है, तो आप बोलोगे पार्टनरशिप अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमें एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। उसी तरीके से कंपनी अकाउंट में क्या बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जानते हैं कि कंपनी अकाउंट में बनाना क्या क्या है। कंपनी अकाउंट में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले बैलेंस शीट। हेलो, हाँ 1250 रुपया, 1750 और 2250। सारा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, अब मैडम को पूछ लीजिए जो जो चीज़ें, और पैसा ले लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें बैलेंस शीट सीखेंगे, ठीक है। सर बैलेंस शीट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी, पार्टनरशिप में सीखे थे, प्रोप्राइटरशिप में भी सीखे थे, लेकिन इसमें फ़र्क है, इसलिए मुझे यहाँ सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। सेकेंड, बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब सर याद करो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीखते थे प्रोप्राइटरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप में, और अभी इसी जगह पे भी प्रॉफिट एंड लॉस ही सीखेंगे, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत? तो फिर इसको किस तरीके से सीखना है वो आगे का मैटर है। थर्ड में हम लोग आते हैं, एक टॉपिक है नोट्स टू अकाउंट। इसको जानेंगे सर ये क्या होता है, बताते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 चीज मैंने बोर्ड पे लिखा है, चारों को एक एक करके सीखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बैलेंस शीट, मतलब अगर ये चैप्टर, मतलब कंपनी अगर किसी का है, तो कंपनी में मुझे इन चारों चीज का जानना बहुत जरूरी है। कंपनी का बैलेंस शीट अलग होता है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलग होता है, नोट्स टू अकाउंट क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो इसको भूल जाओ अभी। इसके लिए क्लास 12 में एक नया चैप्टर है, वहाँ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमें इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट। सर बच गया 3 में बैलेंस शीट पहले से आता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं ये भी पहले से आता है, लेकिन इन्हीं का अपडेशन सीखने वाले हैं लोग, कहाँ पे, इन कंपनी। कोई दिक्कत है? इन्हीं का अपडेशन सीखेंगे कहाँ पे, कंपनी में।
सर ये क्या है? कुछ नहीं है। इशू ऑफ शेयर जब हम इशू करते हैं बिजनेस में, कंपनी में, किसी भी पर्सन को जब हम अपना इशू शेयर करते थे, मतलब इशू करते थे अपना शेयर, तो क्या होता था? सामने वाला परचेज करता था तो लिमिटेशन पता था उसका क्या आप लोगों को? ह्यूज में लोग परचेज करता है ना शेयर कंपनी का, तो इतने सारे ओनर को या उस कंपनी के अंदर इतना सारा एसेट्स और लायबिलिटीज होता है ना, जिसके वजह से हम अपने बैलेंस शीट में, इस बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में डिटेल्स में हर बात नहीं लिख सकते हैं। तो उसने कहा जस्ट लाइक अ वर्किंग नोट, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ते थे तो कैलकुलेशन करते थे, कहीं पे एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलते और वहां पे जाके लिख देते थे, याद है ना? सेम टू सेम अगर मैं इसे अपने हिसाब से एक नाम दूं तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग नोट। यहां पे आपके बैलेंस शीट के हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन मिलेगा और यहां जो अमाउंट होगा उसे हम यहां दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप ही बताओ? अकाउंट्स इज आर्ट। अगर मैं हर चीज एक ही कॉपी पे लिखूं और हर रफ वाले कॉपी के चीज को अलग अलग कॉपी पे लिखूं तो विच वन इज बेटर? अगर हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर कॉपी बनाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा? गलत बोल रहा हूं? हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर कॉपी बना जाए तो देखो क्या है, जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स है ना, आप वर्किंग नोट कह लो या इसे आप रफ कॉपी कह लो, रफ कॉपी कह लो। यहां आपका रफ होगा और इसी को यहां पे हम लोग फेयर में प्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है? तो सर हम पढ़े क्या, स्टार्ट क्या करें? मेरा पहला टॉपिक है भाई, पहला टॉपिक है बैलेंस शीट। हम लोग इस चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में बैलेंस शीट सीखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि जो मेरा सेक्शन है 129 कंपनी का सेक्शन है, इसका शेड्यूल है इसका 3 रोमन में। सेक्शन 129 और शेड्यूल 3, मतलब इस सेक्शन में एक शेड्यूल 3 के जगह पे शेड्यूल 3 में लिखा गया है 2 पार्ट में आपको, पार्ट 1, एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, 2 पार्ट लिखा गया है। शेड्यूल 3 में पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। आज से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस सीखते थे और फिर बैलेंस शीट सीखते थे। तो पार्ट 1 में उसने बैलेंस शीट के बारे में लिखा है, पार्ट 1 में उसने बैलेंस शीट के बारे में लिखा है कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होगा, बैलेंस शीट में क्या क्या बातें आएंगी, और पार्ट 2 में उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के बारे में लिखा है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये बात समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम बैलेंस शीट पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर कोई पूछ दे, क्वेश्चन आ जाए कि किस कंपनी के सेक्शन 139 के किस शेड्यूल में लिखा गया है, तो आप बोलोगे कि शेड्यूल 3 में लिखा गया पार्ट 1 और पार्ट 2। हेलो हेलो, हाँ 100 रुपया। मैंने कहा कि सेक्शन 3 में लिखा है, पार्ट 1 में लिखा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पार्ट 2 में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमें अभी इससे मतलब नहीं है, हम अपने कहानी को इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, सेक्शन 129 शेड्यूल 3 पार्ट 1। कितने लोगों को ये लाइन समझ में आया? मैंने कहा इसको घर पे उतार लोगे यूट्यूब से देख के? देखो मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी सेक्शन 129 शेड्यूल 3 और इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। कितने लोगों को ये पूरा कहानी समझ में आया? पार्ट 1 में क्या लिखा गया है? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। कोई दिक्कत है? तो पहले ना हम अपना पुराना बैलेंस शीट को थोड़ा सा देखते हैं, तब नए वाले को अपडेट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पहले क्या था अब क्या हुआ, ठीक है? आप मुझे बताओ, 2 साइड होता था ना, पहले एक लायबिलिटीज होता था, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। दूसरा एसेट्स होता था, ठीक है? इसमें क्या होता था
कि हम लोग को बोला जाता था कि जो आपको दिखाई दे कि आपके शरीर के ऊपर, मतलब आपके कंपनी के ऊपर बर्डन है, उधर दिखा दो, और इसमें दिखाया जाता था कि जो आपका एसेट्स है, संपत्ति है, इधर दिखा दो। यही कहानी था ना। इसमें मुझे याद है कि आप लोग को याद होगा कि एसेट्स को दो तरीका से आपने पढ़ा था, फिक्स्ड और करंट। मुझे जहां तक याद है कि आपको ये पढ़ाया गया था कि एसेट्स दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड और एक करंट। तो उसी तरीके से लायबिलिटीज भी पढ़ाया गया था, एक करंट लायबिलिटीज, एक नॉन करंट लायबिलिटीज। याद होगा सर क्या होता था? करंट का मतलब विद इन 1 ईयर और नॉन करंट का मतलब विद इन मोर देन 1 ईयर। यही कहानी था। भूल जाते हैं। देखो क्या होता है, भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। सुनो मेरा बात। प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते थे? खुद पैसा लगाते थे, एक ऑनर होता था, और एक ऑनर होता था तो हम किसी दोस्त से पैसा लेते थे एज अ लोन। या तो मैं पैसा लगाता था, फिर मैं किसी दोस्त से लेता था, तो उसे मालिक नहीं बताता था, लोन लेता था उससे, जिसे हम क्या बोलते थे? लायबिलिटीज है। दो प्रकार का हो सकता है, एक करंट या एक नॉन करंट, मतलब जल्दी देने में, नहीं तो नहीं जल्दी। यही ना। जब हम प्रोप्राइटरशिप से शिफ्ट करके पार्टनरशिप में गए, तब भी बात हमारी वही थी। वहां क्या हुआ कि हम तो लगाते थे, 3 पार्टनर्स और जुगाड़ कर लेते थे, मतलब 3 मालिक बना लेते थे। जब हम कंपनी में गए ना, तो पार्टनर्स का संख्या बढ़ गया। तो जब पार्टनर्स का संख्या बढ़ गया माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हुआ कि सिर्फ पहले हम लोग के माथे पे कर्ज होता था, जिसको हम लायबिलिटीज बोलते थे। अब लायबिलिटीज में कितने प्रकार का होता था? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो मालिक दिया, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाले से लाए। तो इसको और स्टैंडर्ड किया गया कंपनी में, इसके आगे लगा दिया गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्यों किया गया? क्योंकि आपने इशू ऑफ डिवेंचर में या इशू ऑफ शेयर में ये पढ़ा था ना कि कंपनी अपना शेयर क्या करती है? इशू करती है, सामने वाला सब्सक्राइब करता है। तो इसीलिए अब जो हमारे इस साइड में जो चीज दिखाई देने वाला है, उसमें लायबिलिटीज तो होगा ही, इनडायरेक्टली इक्विटी भी एक लायबिलिटीज ही है। इनडायरेक्टली इक्विटीज भी तो एक लायबिलिटीज ही है। लेकिन इस हेडिंग को दिया गया कि इससे ये पता चले कि जो बैलेंस शीट बन रहा है वो कंपनी का बन रहा है, क्योंकि हम कंपनी में शेयर इशू करते हैं, ना कि प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में। गलत की सही? ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूं, और पहला ये टॉपिक मिला आज हमारा, इक्विटीज और लायबिलिटीज। मतलब इसका अगर डेफिनेशन बोलूं तो वैसा सामान जो हमारे कंपनी के लिए बर्डन हो, वो सब हम इस हेडिंग में डाल देंगे। मान लो 50 सामान हमें दिखाई दिया कि सारा कर जाए, तो हम आराम से 50 सामान इधर लिखेंगे, मेरा काम हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब हमने 50 सामान लिखा और मेरा पापा चेकिंग करने आए, तो पापा ने देखा कि ये लिखा है लोन बैंक से, ये लिखा है कि नवीन ने खुद पैसा लगाया, ये छोटा सा पैसा लिया गया है 2 दिन के लिए। तो पापा ने कहा कि अगर ऐसे दिखाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम कैसे भी दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन अकाउंट्स आप सबको पता है एक आर्ट्स है, तो इसको ऐसा तरीके से रखो, प्रेजेंट करो कि सामने वाला देख के अट्रैक्ट हो जाए। आप सबको पता है ए से लेकर जेड तक ही ABCD होता है, लेकिन वही कोई इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए 5,000 का महीना चार्ज करता है, और कोई 200 रुपया, और कोई फ्री में पढ़ा देता है। क्योंकि इस चीज़ को प्रेजेंट करना, इस चीज़ को माइंड में डालना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हेडिंग रेडी करो कि इन अगर 50 आइटम में से किस किस हेडिंग में कौन कौन सामान तुम्हारे हिसाब से जा सकता है। तो पापा ने कहा एक काम करो, 1 साल से जो ज़्यादा चलने वाला है उसका यहाँ लिख दे सारा, 1 साल से कम चलने वाला यहाँ लिख दे, कुछ यहाँ लिख दे और कुछ यहाँ लिख दे। उन्होंने कहा कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेडिंग बनाओ, 4 प्रकार का माथा का कर्जा रखो। तो हमने कहा पापा ठीक है बना लेंगे, पहले फॉर्मेट तो देख लेते हैं कि फॉर्मेट हमारा कैसा है, उसके बाद हम लोग हेडिंग बनाएंगे जो 4 प्रकार का हमारे माथे पे ऊपर कर्जा होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक मजा आ ही रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे फॉर्मेट खींच रहा हूँ, मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, मैं बस आप लोग के लिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, ये मेरे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सर ऐसा फॉर्मेट होता है क्या? देखो, पहला बैलेंस शीट अपडेट होके क्या हुआ
कि पहले हमारा बैलेंस शीट टी शेप में काम करता था। पहला अपडेट बैलेंस शीट का क्या आया, पहला अपडेट बैलेंस शीट का क्या दिख रहा है, पहला जो अपडेट था, पहले हमारा बैलेंस शीट ऐसा होता था, अब हमारा बैलेंस शीट ऐसे चला गया। मतलब पहले लायबिलिटीज और एसेट्स दिखाते थे, अब उसने कहा कि आप दो साइड में मत दिखाओ, इधर लायबिलिटीज दिखाओ और इधर ही एसेट्स दिखाओ। पहला अपडेट हुआ ये, ठीक है। पहला अपडेट लायबिलिटीज इधर और उधर नहीं दिखाना है आपको, लायबिलिटीज भी इधर दिखाना है और एसेट्स भी इधर दिखाना है, ठीक है। तो मेरा ये अपडेट हुआ पहला। तो 3 कॉलम मैंने यहाँ बनाया, पहले 2 कॉलम था, सॉरी 1 कॉलम था, याद है आपको, अमाउंट था, अभी 3 कॉलम हुआ। तो 3 का मतलब 3 का मतलब क्या है, ये जो कॉलम है प्रीवियस ईयर्स का है, ये जो कॉलम है करंट ईयर का है ना, पहले हाँ करंट ईयर का है, और ये जो कॉलम है वो है नोट्स टू अकाउंट्स। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। सर पहले 1 था अब 3 हुआ, नहीं, पहले 1 था अब 2 हुआ, पहले 1 था और 2 हुआ, एक ये और एक ये सर क्या है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, या आपके क्वेश्चन में पिछले साल का सारा कहानी दिया होगा ना, तो ये यहाँ पे दिखाते हैं ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि यहाँ अगर 1 लाख था तो यहाँ मेरा 50,000 हुआ कि 1,10,000 हुआ, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ, मतलब जस्ट लाइक अ कंपेयर। तो ये 1 से 2 बना, ऐसा क्यों हुआ देखो। पहले हमें डिटेल्स नहीं दिखाना पड़ता था, पहले हमारे पास बहुत कम लायबिलिटीज और एसेट्स होते थे, तो हम यहीं पे लिख के यहीं दिखा देते थे। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा ना तुम्हें कि रफ कॉपी बनाओगे और रफ कॉपी पे सब कुछ लिखोगे और उसको फेयर में जाके उतार दोगे। तो रफ कॉपी का नाम था नोट्स टू अकाउंट, और इसी का फेयर उतारते हैं हम लोग। जहाँ रफ करते हैं वहाँ लिख देते हैं कि 1 नंबर उधर 1 नंबर, बाद में बताऊंगा। तो ये रफ कॉपी हमने लिख दिया। इधर क्या है तो देखो, सबसे पहला नंबर इधर क्या लिखते हैं, अभी अभी मैंने आपको बोला कि इधर हम लोग लिखते हैं इक्विटी, आप यहाँ भी लिख सकते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये हमारा पहला ए, 2 को होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। पापा ने क्या कहा, 4 हेडिंग दो इसको। 4 में मुझे तुम्हें ये बताओ, आज से पहले 2 हेडिंग तुम्हें पता था ना, कौन कौन सा, एक करंट लायबिलिटीज पक्का, और एक तुम क्या जानते थे, नॉन करंट, 2 याद है। तो भाई जैसे प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में गए तो पार्टनर्स बढ़े, पार्टनरशिप से कंपनी में गए तो पार्टनर्स और बढ़े, उसी तरीके से बैलेंस शीट्स के जो कर्जे थे वो और बढ़े। 2 नया कर्जा बढ़ा, 2 नया कर्ज बढ़ा। हालांकि पहले भी हम लोग रिजर्व निकालते थे, जो बढ़ा है दिखना, पहले भी हमारे पास कैपिटल था, पहले भी हम लोग 4 चीज़ करते थे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मालिक का नाम लिखते थे, याद करो, रिजर्व और प्रोविजन लिखते थे, करंट लायबिलिटीज लिखते थे और नॉन करंट भी लिखते थे, मतलब चारों लिखते थे। लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखते थे और इसके लिए कोई साथ नहीं देते, क्योंकि एक ही मालिक होता था, 2 मालिक होता था। अभी मालिक बहुत ज़्यादा चला गया, तो इसने कहा कि इस कैपिटल को एक हेडिंग में डालो, कोई मतलब जितना भी पैसा कंपनी में मालिक का है उसको एक जगह लिख, इससे ये पता चले कि मेरे मालिक का पूरे कंपनी में कितना पैसा है। तो हमने उसका हेडिंग दे दिया पहले का, शेयर होल्डर फंड। मतलब क्या कि मालिक का जितना पैसा कंपनी में होगा वो सब। तो तुम्हें बताता हूं, कैपिटल सब मालिक का होता है, कैपिटल को ही ना शेयर कैपिटल बोला जाता है कंपनी में, ठीक है। रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व कहाँ से निकलता है सर, प्रॉफिट से। क्यों निकाला जाता है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जो हमने सोचा नहीं था, तो हम कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखते हैं, तो वो भी तो मालिक का ही पैसा होता है। तो सबसे पहले जो पैसा हम निकाल रहे हैं वो है मेरा शेयर कैपिटल, मतलब जितने सारे लोग कंपनी के मालिक हैं उनका मैंने एक नाम दे दिया कि मेरा ये मालिक है, ये ओनर है। सिर्फ ओनर का नाम यहां आएगा, ओनर का। ओनर क्या हो सकता है, शेयर कंपनी में हमेशा ओनर शेयर कैपिटल कहलाएगा, यहाँ कैपिटल नहीं ना आएगा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल नहीं ना आएगा। तो पहला ओनर मालिक, ये 100% ओनर है, 100%।
ठीक है। अब मैंने इसी प्रॉफिट से, हर साल के प्रॉफिट से मैं रिजर्व निकालता हूं, तो वो भी रिजर्व और सरप्लस, अगर मेरा कंपनी कभी कुछ भी होता है तो ये सारा पैसा भी मेरे ऑनर का ही है, ये भी 100% है। याद करो, कैपिटल भी लिखते थे, लिख दिया मैंने शेयर कैपिटल। रिजर्व और सरप्लस लिखते थे, लेकिन उस टाइम मेरा ज्यादा तरीके का रिजर्व नहीं था, इसलिए हम हेडिंग नहीं बनाते थे, नॉर्मल लिख देते थे। और तीसरा जो आया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मैंने अभी अभी कहा मेरे इस हेडिंग में सिर्फ वो नाम जाएंगे जो ऑनर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि शेयर होल्डर में देखो, तुम कैपिटल लिखोगे पहले, याद करो कैपिटल पहले भी लिखते थे, प्रोप्राइटरशिप में लिखते थे, पार्टनरशिप में भी लिखते, यहां भी लिख देना, रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखते थे, लेकिन यहां हेडिंग डाल देना। ये सर क्या है, ये क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूं तो लिखा है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। सबसे पहले तो जानते हैं शेयर वारंट क्या है। अगर मैं तुम्हारे भाषा में कहूं ना तो शेयर वारंट इज अ पेपर, शेयर वारंट इज अ पेपर। सर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आने वाला है। सर नहीं समझ में आया, बीआर क्या था, बीपी क्या था, सब एक पेपर था। इंश्योरेंस क्लेम क्या था, सब एक पेपर था। इस पेपर से ये पता चलता था कि हमारे माथे के ऊपर एक लायबिलिटीज है, इस पेपर से भी कुछ पता चलता था। तो क्या हुआ कि कंपनी जब शेयर इशू करती थी, याद है आप लोगों को इशू, फिर सब्सक्राइब होता था, याद आ रहा है? जब हम इशू करते थे, फिर नवीन सर ने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में, सब्सक्राइब होता था। तो जब सब्सक्राइब हुआ इसका मतलब क्या, ये उस कंपनी का मालिक बन गया। अब मान लो कि इसने मालिक मान लो यहाँ पे केतन ने खरीद लिया क्या, शेयर, तो मतलब केतन इसका मालिक बना। तो केतन का नाम इसमें यहाँ तो नहीं, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में मेंशन किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम फेयर दिखाते हैं, रफ तो यहाँ दिखाते हैं। तो इसमें केतन है कि नहीं है ना? ठीक है। अब केतन अगर इसमें है तो कल को केतन का मूड बदल गया तो केतन ये शेयर खुशी को बेच देगा। मूड है भाई, पैसे की जरूरत पड़ी, तो फिर इसमें एक आदमी रखा होगा, उसने खुशी को काटा होगा केतन को, और फिर खुशी लिखेगा, हाँ कि ना? तो जब भी कोई ऑनर, मतलब जब भी कोई सब्सक्राइबर, जब भी कोई शेयर सब्सक्राइब करता है ना, तो उस आदमी का नाम मेंशन किया जाता है एक रजिस्टर में। उस रजिस्टर का नाम है शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। किस लिए लिखा जाता है कि भैया अब केतन नाम का इतना शेयर खरीद चुका है, खुशी नाम की इतनी खरीद चुकी है, दिस दैट, सबका नाम मेंशन होता है, उसे शेयर ट्रांसफर, उसे एक रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर। तो जब केतन इसको देगा तो एक फी चार्ज होता है, कंपनी फी मांगती है, फी, कि भैया तुमको रोज रोज हम यही काम है क्या कि तुम जब मन करेगा शेयर बदलते रहेगा, बेचते रहेगा, अगर बेचेगा तो मैं तुमसे फीस लूंगी। तो कंपनी क्या मांगती है, चार्जेस मांगती है। तो ये क्या है भाई, तो ये तो इंडिविजुअल लोग खरीद लिया। अब आजकल ना मार्केट में आपको हर काम के लिए एजेंट मिलता है। पैराडाइज चलाना है, मेरे पास केतन नाम का एक एजेंट है, बोला देखो भैया तुम्हारा बुक तो बिछवा दूंगा, मेरा कमीशन क्या है। तो जितना भी मेरा बुक खरीद रहा है वो केतन खरीद रहा है, लेकिन केतन उसका ऑनर नहीं है। वो कह रहा है कि नवीन सर मैं थोड़े दिन के लिए हूं, बाद में खुशी को अगर बेचूंगा तो खुशी इसकी ऑनर होगी। मतलब 5000 शेयर अगर केतन ने खरीद लिया, कंपनी को ये कहा कि मैं एक एजेंट हूं, मैं ये शेयर नहीं रखूंगा, तो मैं अगर नहीं रखूंगा तो मेरा नाम तो अभी नहीं लिखाएगा, क्योंकि अगर मेरा नाम मेंशन हो जाएगा तो कटवाओगे, क्योंकि ये तो रोज बेचेगा ना किसी को, ये तो एजेंट है, जब बेचेगा तो फिर उसका नाम कटेगा, नाम कटेगा तो कंपनी से फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगेगी। तो केतन ने कहा मेरे लिए कुछ करो,
तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, जो भी तुम खरीद रहे हो ना उसको मैं यहाँ नहीं डाल रहे हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम ऑनर होते, अगर खुशी खरीद रही है तो कहाँ डालते हैं, यहाँ। तो उसने कहा तुम एक नाम ले लो, मनीष रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट। तुम मेरे से 5,000 कहते हो, तुम ऑनर तो हो लेकिन 100% तुम नहीं हो। ऑनर तुम भी हो लेकिन तुम नहीं हो। जब जब कोई खरीदेगा तुमसे तब तब उसको हम इसमें डालेंगे और हम खुशी से चार्ज ले लेंगे। तो जब खुशी को ये बेचा तो शेयर वारंट इसको मिल गया, खुशी को। एक पेपर है, ये पेपर केतन खुशी को दे दिया कि ले खुशी शेयर वारंट। तो शेयर वारंट जब खुशी कंपनी में देगी तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर में मेंटेन करेगी, ये शेयर वारंट लेके। इनडायरेक्टली ये एक पेपर है जो इनको उस रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए मिलता है, इसलिए ये भी एक ऑनर ही है। यहाँ पे 100% मालिक, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से निकला हुआ पैसा, और यहाँ पे अभी मालिक है लेकिन कल ये मालिक नहीं रहेगा। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब पापा ने कहा था कि जितना कर्जा है उसको 4 हेडिंग में बांटो। पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर का मतलब मालिक। मालिक 3 प्रकार का दिखाया गया है इसमें, सॉरी 3 नहीं और भी मालिक है, लेकिन देखो पहले हेडिंग में 3 प्रकार के मालिक हैं। सारा पैसा कंपनी के पास है, सारा पैसा। इनको मालिक घोषित कर दिया गया, इनको मालिक नहीं, प्रॉफिट में से पैसा निकाला गया, और ये पैसा भी यहाँ है लेकिन मालिक अभी डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है यहाँ तक। चलो अब क्या हुआ, दूसरा। पहला हेडिंग में पापा ने कहा ये डाल दो। पापा ने कहा कि अब दूसरा हेडिंग, मालिक को 3 नाम दे दिया, ये टोटल 12 लोग होंगे, देखना ठीक से। दूसरा हेडिंग में था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सच में समझ में आ रहा है? पक्का? सुनो आप सर, अच्छा एक चीज बताओ, ये भी तो मालिक है तो यहाँ क्यों नहीं? अब देखो क्या हुआ। मेरे फादर ने मुझसे पूछा, लिखने का ज़रूरत नहीं, ये यूट्यूब से देख लेना आप लोग। मेरे फादर ने मुझसे कहा कि देख बेटा सारे मालिक का नाम लिख। तो मैं बोला कि पापा मालिक भी तो अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो पापा ने कहा तो मैं कहा पहला मालिक तो वो है जो शेयर खरीद चुका है, जिसको मैंने एप्लीकेशन भी कर दिया, अलॉटमेंट भी ले लिया, फर्स्ट भी ले लिया, सेकेंड भी ले लिया, वो भी मेरा मालिक है। पापा ने कहा कि ठीक है कुछ रिजर्व भी बचा, क्योंकि ये भी पैसा तेरा ही है तो उसको एक अलग हेडिंग में डाल दे। मैंने वो भी बचा लिया। पापा ने कहा कि ये जो वो लोग हैं जो एजेंट हैं वो भी मालिक हैं, इनडायरेक्टली मालिक ये भी है। सबसे पहले आप शेयर इशू करते हो, इशू सब्सक्राइब होता है। तो जब आप शेयर इशू करते हो तो जब सब्सक्राइब करता है बंदा तो याद करो सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन के टाइम में याद है आपको वो मालिक नहीं कहलाता है। एप्लीकेशन के टाइम में उसे मालिक हम नहीं घोषित करते हैं, तो मालिक है लेकिन अधूरा है। याद आया? हम नेक्स्ट एंट्री में ये कहते हैं कि आपको हम मालिक बना रहे हैं। याद आया? तो देखो कहानी क्या हुआ। कंपनी ने आज के डेट में शेयर इशू कर दिया, तो आज तो सब लोग खरीदेगा नहीं। मान लो 31 तारीख को तीसरे महीने में लोगों ने सारा शेयर कंप्लीटली खरीद लिया 2 लाख का, ठीक है। और हमने अगले साल इनको अलॉटमेंट या मालिक बनाया। कहानी को सुनना, हमने इससे शेयर का पैसा लिया था इस साल, और अगले फाइनेंशियल ईयर में इनको हम मालिक बना रहे हैं। तो अगर हम अगले फाइनेंशियल ईयर में इनको मालिक बना रहे हैं तो फिर इस बैलेंस शीट में अगर हम मालिक दिखा दें तो हमारे पापा को तो यही लगेगा ना कि ये और ये सारा पैसा मेरा है। कल को उस आदमी को मुझे रिटर्न करना हो सकता है कि नहीं? याद है आपको प्रोरेटा, या हम रिजेक्ट कर देते थे, इसीलिए हम उसे मालिक नहीं कहते हैं, लेकिन मालिक के जैसा होता है तो एक अलग नाम दिया गया। मालिक के जैसा होता है, मालिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब हम ले चुके हैं लेकिन अभी अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग लगाया, तब तक साल बदल गया। आया समझ में? मजा आ रहा है? तीसरा कहानी, पापा को मैंने 2 ग्रुप बांट दिया, और यही 2 नया था। तीसरा चौथा तो जिंदगी भर से बांट रहे हैं, करंट और नॉन करंट। तो तीसरे में आते हैं, और तीसरे में कहानी बना नॉन करंट लायबिलिटी। ये तो शुरू से आता है, शुरू से आता है हम लोग को, शुरू से आता है ना सर। नॉन करंट क्या होता है? बस चुपचाप एक लाइन सुनो, मोर देन
1 ईयर वाला जो सामान दिखाई दे भैया, और डीपली जाऊंगा अभी, मुंह बंद रखो। चौथा करंट लायबिलिटी। पहले मुझे ये बताओ इस चारों हेडिंग में किसको किसको प्रॉब्लम है भैया? नॉन करंट लायबिलिटीज, मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए। मजा आ रहा है ना? प्लीज यार ये नहीं कहना समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बस बोलते हो समझ में आ रहा है, कहीं बोलोगे नहीं आ रहा है। देखो लायबिलिटीज था, 2 पार्ट में बांटते हैं, याद है? करंट और नॉन करंट, यही ना? अब सुनो, अगर पापा ने आके कह दिया, हम नॉन करंट में सबको रख देंगे, लेकिन पापा ने कहा सुनो जितना भी तुम्हारा 1 साल से ज्यादा वाला है ना उसको 4 भाग में बांटो। पापा ने कहा कि हमें पता है कि 1 साल से ज्यादा तुम जो लोगे उसे तुम नॉन करंट कहोगे, लेकिन हमको और डीपली बताओ कि इसमें भी कौन कौन सा टाइप का 1 साल से ज्यादा वाला पैसा है। पापा ने ये कहानी बोल दिया। भाई पापा हैं, डीपली मांग रहे हैं, देंगे। तो मैंने कहा पापा देखिए हमारा जितना भी नॉन करंट होगा ना वो 4 प्रकार का हो सकता है। तो पापा ने कहा लिखो। तो मैंने कहा जो सबसे पहला होगा वो हम किसी भी बैंक से कोई भी कर्ज लेंगे, किसी भी आदमी से कोई भी कर्ज लेंगे, उसे हम पहला नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, जिसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं, जिसे मैं अगर बोलूं तो लोन बोलते हैं। मतलब पापा ने कहा कि बेटा तुम जो लोन ले रहे हो अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो कहां जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर अगर सब हेडिंग होता तो उसे तुम कहां डालते? तो हम उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। पापा ने फिर एक कहानी कहा कि और भी कोई नॉन करंट हो सकता है क्या? तो हमने कहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। पापा ने कहा ये क्या? मैं कहा पापा प्लीज नहीं पता, सीधा बात है नहीं पता है, नॉट इन आवर सिलेबस। जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो इसको जानेंगे, अभी कहानी को चुप रखो। हाँ ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज किस अंडर के हेड में आता है? तो कहना नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। पापा ने कहा थर्ड, तो मैंने कहा अदर नॉन करंट, मतलब अदर नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब जो बच गया वो जो करंट है लॉन्ग टर्म्स और इसके अलावा जो बच गया वो सारा यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में मैंने पापा ने कहा एक और आएगा जिसका नाम है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 प्रकार। पापा ने कहा ये चारों, मैंने कहा चारों पापा ये चारों ना 1 साल से ज़्यादा होता है, लेकिन चारों को हम 4 हेडिंग में इसलिए डालते हैं ताकि हमें पता चलता है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, ये वो पैसा है जो तुम कर्ज लिए हो, ये वो पैसा है जो तुम कर्ज अभी ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके बाद में दोगे, ये वाला लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है कि आप किसी पैसे को अपने पास स्टे करके रख रहे हो फ्यूचर के लिए, जो कि आपको पता नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट की कितना पे करना है। प्रोविजन का मतलब होता है कि हम एक अमाउंट अपने प्रॉफिट से लेके रख रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए, मतलब बाद में देंगे, तो उसे डाल दिया गया प्रोविजन में। ये हमने पैसा लिया है, ये मेरे प्रॉफिट से निकला है, लेकिन हम 1 साल बाद इसका कर्जा देंगे। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस याद है, वर्कमैन कंपनसेशन, जब हमारे पास कोई आदमी काम करता है ना माय डियर स्टूडेंट, तो हम कुछ पैसा रखते हैं उसके मेडिकल के नाम पे, ये थोड़ी पता रहता है कि उसको इतना रुपया ही खर्च होगा, तो वो भी हम यहाँ डालेंगे। डेफर्ड पढ़ना नहीं है। और अदर नॉन करेंट मतलब इसके बाद जितना इन दोनों के अलावा बच गया वो सब इसमें चला जाएगा। जो भी पैसा आपको दिखाई दिया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा और प्रोविजन के अलावा 1 साल से ज़्यादा है, उसको कहाँ डाल दोगे? कोई दिक्कत है? जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे डिवेंचर है, इसमें हम डिवेंचर का मतलब क्या समझते हैं कि हम किसी को पेपर के हिसाब से एक ऐसा पैसा लेते हैं जो 1 साल से ज़्यादा, लगभग डिवेंचर लोग इसलिए खरीदता है कि 1 साल से ज़्यादा उसका पेमेंट किया जाए। पब्लिक डिपॉजिट, जैसे हमने आपसे डिपॉजिट ले लिया कि आप कहाँ जाओगे बैंक में जमा करने, हमको दे के जाओ ना, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, वो भी हमारा एक कर्ज ही है। और इसमें प्रोविडेंट फंड आता है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना तो एम्प्लॉय का पैसा ज़्यादातर इसमें आता है, हम उसके लिए कोई प्रोविज़न, हालांकि एक एक को डीपली जानेंगे। अगला है करंट लायबिलिटीज़। अरे भाई जो 1 साल से कम चले, तो अगर लॉन्ग टर्म है
तो 1 साल वाले को शॉर्ट टर्म कह देंगे। क्या दिक्कत है भैया? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आ रहा है नीचे वीडियो आ रहा है। अगर डेफर्ड है तो डेफर्ड के जगह पे हट के बना ट्रेड ना, ट्रेड ना, ट्रेड पेबल है, पेबल, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल क्या होता है? कुछ नहीं, आज तक जो सीखते आ रहे थे भाई, बीपी और क्रेडिटर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। उसके बाद क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज डाल दो, और उसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म की जगह पांचवा डाल, चौथा डाल दो, 1 2 3 4 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पूरा का पूरा लायबिलिटीज हो गया। और ये 12 होगा, देखो कैसे। ये हेडिंग है, छोड़ दो, 1 2 और 3, ये हेडिंग नहीं है, 4 ये हेडिंग है, छोड़ दो, 5 6 7 8 और फिर इसमें 4 9 10 11 12। कितने लोगों को कहानी समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। और अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।